प्यारे बच्चों, आज हम आपके पुस्तक में वर्णित प्रेमचंद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी, जिनको कि उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी के एक महान कथाकार भी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के पास लंबई नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी। प्रेमचंद का बचपन जो है बहुत ही अभावों से बीता था, क्योंकि इनके माताजी के न रहने के कारण इनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, जिसे सौतेली माँ के प्यार से ये वंचित रहे और जो है किसी तरह से जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखा। कुछ समय तक जो है गरीबी के कारण और पिता माता का प्यार न मिलने के कारण प्रेमचंद जी के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आई। इन्होंने किसी तरह से जो है हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किया। कुछ वर्षों के बाद इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान करने पर असहयोग आंदोलन से लगाव होने के कारण इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से जो है देश के लिए समर्पित हो गए। प्रेमचंद जी ने जो है आजीवन साहित्य की, समाज की, देश की सेवा किया और जो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने उर्दू में अपनी रचना सोजे वतन नामक उर्दू में रचना इन्होंने किया, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी इस रचना को जब्त कर लिया। बाद में इन्होंने जो है हिंदी में रचनाएं शुरू किया और जो है अपना नाम प्रेमचंद रख लिया और प्रेमचंद नाम से ये जो है हिंदी में अपनी रचनाएं करने लगी। इन्होंने मर्यादा माधुरी नामक पत्रिकाओं का भी संपादन किया, मर्यादा और माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया और जो है इस तरह से प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य की महान सेवा की और साहित्य के इस महान पुजारी का 1936 ईस्वी में निधन हो गया। प्रेमचंद ने जो है उपन्यासों में गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि नामक प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किया। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो है हिंदी में अनेक कहानियों की रचना किया, जिसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों का मिश्रण है। इन्होंने जो है कहानियों की रचना किया। कहानी में जो है इनकी प्रसिद्ध कहानियों में मंत्र नामक कहानी भी आती है। इनके कहानी संग्रह मानसरोवर, इनके कहानी का जो विशाल संग्रह है मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुआ और इस तरह हमने देखा कि प्रेमचंद ने अभावों के जीवन को सहते हुए भी हिंदी साहित्य की महान सेवा की। अब आपके पाठ्यक्रम में प्रेमचंद द्वारा रचित मंत्र नामक पाठ सम्मिलित है। मंत्र पाठ के विषय में परीक्षा के अनुसार पाठ से किस प्रकार प्रश्नों का चयन किया जाता है, इसको जानने से पहले हम मंत्र पाठ की कहानी को एक संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे। मंत्र पाठ में जो है डॉक्टर चड्ढा, जो कि अपने शहर के एक प्रतिष्ठित और नामी डॉक्टरों में जाने जाते हैं। शुरुआत होते ही डॉक्टर चड्ढा जो है शाम के समय गोल्फ खेलने जाते हैं। उसी समय एक बूढ़ा जो है कहारों के साथ अपने एक बीमार बच्चे को लेकर चड्ढा के पास आता है और चड्ढा से वह बहुत ही विनती करता है कि आप मेरे बच्चे को देख लीजिए। लेकिन चड्ढा ने अपने खेलने के समय हो जाने की बात कहकर उस बच्चे को देखने से मना कर दिया और बूढ़ा का कई बच्चों के बाद वह एक ऐसा इकलौता बच्चा था जो उसका जिंदा बच्चा था, जो उसकी जिंदगी का आधार था। लेकिन जो है रात में वह बच्चा जो है इस दुनिया को छोड़ गया, यानी कि मर गया।
कुछ समय बाद जो है दिखा जाता है कि चड्ढा जो है अपने बेटे के 20वीं सालगिरह मनाते हैं और उसमें बड़ी धूमधाम रहती है और जो है शहर के पूरे मित्र इकट्ठे हुए रहते हैं। लेकिन जो है उसी समय चड्ढा के बेटे की प्रेमिका जो है उससे चड्ढा के बेटे से सांप दिखाने के लिए कहती है और वह जो है जिसका नाम कैलाश था वह जो है सांप दिखाना चाहता है, लेकिन सांप को दिखाते दिखाते कुछ लोगों के फप्तियों से तंग आकर के कि दांत तोड़ दिया होगा एक कर वह सांप का दांत दिखाना चाहता है और सांप उसको तेजी से काट लेता है। वो उसे बचाने की कोशिश होती है लेकिन उसमें मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। भगत शहर से दूर अपनी पत्नी के साथ एक मकान में झोपड़ी में रहता है। उसे जब पता चलता है तो पहले वह नहीं जाने को कहता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वह वहां पहुंचता है। चड्ढा क्या पहुंचता है, वह देखता है कि कैलाश में जो कि चड्ढा का लड़का था मृत्यु के सारे लक्षण नजर आने लगते हैं और उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं है। यहाँ तक चड्ढा भी मान चुके थे कि अब सुबह हो और इसको गंगा जी की गोद में प्रवाहित कर दिया जाए। लेकिन भगत जाता है और वह जो है अपने मंत्र के माध्यम से चड्ढा के बच्चे को जिंदा कर देता है। कैलाश जिंदा हो जाता है और भगत जो है चड्ढा से कुछ नहीं लेता है, बस चुपके से अपने घर वापस चला जाता है। चड्ढा को यह बात जब याद पड़ती है कि मैंने इसी के बेटे को मैंने एक बार नहीं देखा था, इसके बेटे का इलाज नहीं किया था, तो चड्ढा को अपने ऊपर बहुत ही शर्म महसूस होती है। वो अपनी पत्नी से इन बातों को शेयर करके कहते हैं कि मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उसके पैरों पर गिर करके उससे माफ़ी मांगूंगा। मैं जानता हूँ मुझसे कोई रकम नहीं लेगा, कोई इनाम नहीं लेगा, क्योंकि पूरे संसार में उसका जन्म यश की वर्षा के लिए, वह लोगों को कल्याण के लिए हुआ है और मैं अपने कृत्यों की उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। मंत्र कहानी का यहीं पर समापन हो जाता है। अब मंत्र कहानी में प्रश्न कैसे आएंगे, उसको उत्तर कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए